Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching a Diary. Let us today we get started with the next video lecture of class 10th, that is the revolutionaries. And before getting started we will try to recap the earlier video lecture. तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि जो कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी थी, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास की आइडियोलॉजी थी, किस तरह से इन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट दी थी और डिफीट देने के बाद ट्रीटी ऑफ वेना के बारे में हमने पढ़ा था। ट्रीटी ऑफ वेना साइन होते हैं जो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच होस्ट करता है वेना में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो भी नेपोलियन के जरिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ली गई थी उनको अंडू किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बोर्बन डायनास्टी जिसको ओवरथ्रो किया गया था पहले, उसको रेस्टोर किया जाता है टू पावर और लुइस फिलिप को इंस्टॉल किया जाता है एज द न्यू एम्परर। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो एरिस्टोक्रेटिक रूल था इट वाज मोस्टली ऑटोक्रेटिक, वो सेंसरशिप लॉज के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से इस सिचुएशन में हमने लास्ट पर यह भी पढ़ा था कि जो मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी वो रिवोल्यूशनरीज को इंस्पायर करते गई और उनका जो मकसद था वो वहां पर रुकने वाला नहीं था और ना ही वहां पर वो रुक गया। तो आइए हम उसी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है रेवोल्यूशनरीज। अब यहां पर रेवोल्यूशनरीज पर कौन से कदम वो लिए जाते हैं, क्या रेवोल्यूशनरीज को आज़ादी मिलती है। यहां पर हमने पढ़ना है कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं, रेवोल्यूशनरीज का क्या रोल रहा है या पोस्ट कंजर्वेटिव रिजीम, या हम कहेंगे ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिजीम। कंजर्वेटिव रिजीम आफ्टर 1815 में क्या होता है कि जब कंजर्वेटिव रिजीम आता है 1815 ट्रीटी ऑफ वेना के बाद, इट ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड। जो लिबरल नेशनलिस्ट्स थे उन पर एक क्रैक डाउन किया जाता है और वो वहां पर छुप जाते हैं, बिजनेस को वो पब्लिकली अपनी एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि मैनी सीक्रेट सोसाइटी स्प्राइंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन द रिवोल्यूशनरीज एंड सेपरेट देयर आइडियाज। तो जब कंजर्वेटिव रिजीम के जरिए जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं उन पर क्रैक डाउन किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज को कर्ब किया जाता है और उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है, तो इस दौर में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज क्रिएट हो जाती ताकि उनको ट्रेन किया जाए और किस तरह से हम सेपरेट करेंगे आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। तो उसके बाद अब हमने यहां पर कहानी पढ़नी है कि रेवोल्यूशनरीज ये जो लोग थे इनका क्या मकसद था और ये कौन थे। यहां पर कहा जाता है ए रेवोल्यूशनरीज देयर वाज एन कमिटमेंट टू अपोज ए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वेना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड द फ्रीडम। ये जो रेवोल्यूशनरीज था इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इन्होंने एक कमिटमेंट की थी कि हम अपोज करेंगे हेरिडिटी पोजीशन को, हम अपोज करेंगे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, हम अपोज करेंगे उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को जो वेना कांग्रेस के बाद साइन हुई थी, और हम कोशिश करेंगे और हम कंटिन्यू लड़ते रहेंगे फॉर द लिबर्टी एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ द होल यूरोप। पहला पॉइंट में हमने क्या समझा कि रेवोल्यूशनरीज की पहली आइडियोलॉजी, रेवोल्यूशनरीज का पहला मकसद यह है कि हमारा ये कमिटमेंट रहेगा, हम अपोज करते रहेंगे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो हेरिडिटी पोजीशन है उसको हम कंटिन्यूअसली अपोज करते रहेंगे, और जो ट्रीटी ऑफ वेना के जरिए कदम उठाई गई उनको भी हम अपोज कर रहे हैं, और हम कंटिन्यूअसली फाइट करते रहेंगे फॉर द लिबर्टी एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ द होल यूरोप। Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of their struggle for freedom. This is the most important point. अब जो revolutionaries थे इनका मेन मकसद क्या था, ये इनको क्या समझ आई थी, इनके हिसाब से इनका मकसद था कि क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एक नेसेसरी टूल है जिसके जरिए ही हमारी जो स्ट्रगल है आज़ादी की ये पाई तकमील तक पहुंच सकती है। रेवोल्यूशनरीज के हिसाब से इनका मकसद ये था कि ये चाहते थे कि हमने एक इस स्ट्रगल के बाद हमने एक नेशन स्टेट क्रिएट करना है, ताकि नेशन स्टेट में ही मुमकिन है कि हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो जद्दोजहद है आज़ादी की, वो मुमकिन हो सकती है, जिसमें हमें लिबर्टी, जिसमें हमें इक्वलिटी और जिसमें हमें फेटर्निटी का कंसेप्ट मिल सकता है। तो यहां पर एक पर्सन था, इसका नाम है गियुसेप मैज़ीनी। ये जो गियुसेप मैज़ीनी था ही वाज एन इटालियन। तो इसने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, उसे एग्जाइल भी किया जाता है, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी पर्सन था। आइए हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। गियुसेप मैज़ीनी, he was an Italian revolutionary born in Geneva in 1807। ये जो गियुसेप मैज़ीनी था ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, इटली का रहने वाला था, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी थी, और इसकी बर्थ हुई थी 1807 में जेनेवा में।
ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। तो इससे पहले ये सीक्रेट सोसाइटी बहुत सारी क्रिएट हो रही थी यूरोप में, तो कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उसका ये मेंबर बना था। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशनरी इन लिंगुरिया। था जब इसकी एज 24 थी तो इसको बेचा जाता है एक्साइल, इसको जलाई वतन किया जाता है इन 1831 में फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशनरी वॉर इन लिगुरिया। तो इसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की थी। लिगुरिया ये भी एक इटली में ही एक जगह थी, लेकिन वो एक फेल्ड अटेम्प्ट था, तो इस बिना पर इसको वहां से निकाला जाता है। He subsequently founded 2 more underground societies और by the course of time under this exile। तो उसके दौरान भी ये अपनी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो कंटिन्यू रखता है और 2 फर्दर सीक्रेट सोसाइटीज को यूरोप में ये क्रिएट करता है। यंग इटली इन मर्सलीज एंड दूसरा है यंग यूरोप इन बर्न। तो आइडियाज ऑफ मिजिनी, अब इसके आइडियाज क्या थे इन यंग सोसाइटीज या इन सीक्रेट सोसाइटीज के दरमियान, इन सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए ये जो यूसुफ मिजिनी था ये क्या आइडियाज स्प्रेड करना चाहता था। Believed that God has intended to be nations to be natural units of the mankind। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो हिंड्रेंस, वो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करे इन द क्रिएशन नेशन स्टेट। दीज आर द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये नेचुरल राइट्स हैं कि एक नेशन स्टेट को इमर्ज होकर आना है, क्योंकि दीज आर द यूनिट्स ऑफ द मैनकाइंड, दीज आर द नेचुरल यूनिट्स ऑफ द मैनकाइंड। तो यहां पर क्या होता है इसके आइडियाज, इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। इसके हिसाब से इटली की फ्रेगमेंटेशन मुमकिन नहीं है। इटली को जिस तरह से गवर्न किया जाता है, जिस रिजीम के जरिए गवर्न किया जाता है, ये डिफरेंट स्टेट्स में बढ़ चुका है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इटली के रूलर्स है वो अपने लोकल रूलर्स नहीं है, तो इटली इस तरह से कंटिन्यूअसली होता नहीं रहेगा। इटली कंटिन्यूअसली इस तरह का नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह हुआ कि इटली की यूनिफिकेशन हमने करनी है। इट हैज टू बी फॉर्गेड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ द नेशंस। तो हमने इटली की यूनिफिकेशन करनी है। इसको जो ये फ्रेगमेंटेड है, जो ये डिसइंटीग्रेटेड है, इसको इंटीग्रेट करना है एंड यूनिफाइड नेशन बनाना है विद इन ए सिंगल रिपब्लिक, विद इन ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटलियन लिबर्टी। तब ही मुमकिन होगा जब इटली की यूनिफिकेशन होगी, तब ही यह समझा जाएगा कि इटली की सही तरह से लिबर्टी इटली को मिली है, इटली को सही तरह से आज़ादी मिली है, या इटली के जो नेशनलिस्ट आइडियाज थे वो सही तरह से इंप्लीमेंट किए गए। हिज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फाइट अंडर द कंजर्वेटिव्स। लेकिन इसका जो कंटिन्यूअसली इसके अंदर जो जज्बा था मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ ये था, और ये चाहता था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसके जरिए से, इसके आइडियोलॉजी से जो कंजर्वेटिव रिजीम था उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और मेटरनिच जो था, मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मेटरनिच ने अपने इस कंजर्वेटिज्म को, अपने इस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को सोशल ऑर्डर का नाम दिया था, और उसने कहा था कि ये जो यूसुफ मिज़नी है ये हमारी सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसका मतलब ये हुआ कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मेटरनिच डिस्क्राइब्ड यूसुफ मिज़नी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो इस तरह से हमने समझा कि कंजर्वेटिव रिजीम के दौरान कि जो रेवोल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी थी वो किस हद तक कायम थी, और उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या डिसकंटिन्यू की या अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कंटिन्यू रखी। तो एक बार हम कोशिश करते हैं इसको जल्दी से रिकैप करने की। हमारा आज का टॉपिक है रेवोल्यूशनरीज। इसमें हम पढ़ते हैं कि कंजर्वेटिव रिजीम आया था 1815 में। कंजर्वेटिव रिजीम आते ही जो भी लिबरल नेशनलिस्ट्स थे उनको अंडरग्राउंड किया गया, उनकी एक्टिविटीज पर कर्ब लगाया गया, उनकी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया। तो लेकिन इस दौरान बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई यूरोप में या यूरोपियन स्टेट्स में, ताकि रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाए और जो नेशनल आइडियाज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। अब रेवोल्यूशनरीज की क्या कमिटमेंट थी? रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि हम कंटिन्यूअसली अपोज करते रहेंगे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और जो ट्रीटी साइन हुई है वियना ट्रीटी ऑफ कांग्रेस 1815, उसमें जो भी कदम लिए गए हम उसकी कंडेमिनेशन करते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो फाइट है लिबर्टियन इक्वलिटी के लिए वो कंटिन्यूअसली रहेगी। मोस्ट ऑफ दिस जो रेवोल्यूशनरीज थे इन्होंने कहा कि नेशन स्टेट जब बनेगा
यही हमारी स्ट्रगल का यही हमारी स्ट्रगल का असल मकसद है, नेशन स्टेट को क्रिएट करना, क्योंकि उसी नेशन स्टेट में हमें कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मिल सकता है। अब यहाँ पर एक पर्सन था, उसका नाम है यूसुफ मज़ीनी। ये एक इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी पर्सन था। ही वॉज एन इटालियन बॉर्न। अब हम इसके बारे में हमने थोड़ा समझा था। तो ये कौन था? ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था, बोर्न 1807, जेनेवा में इसकी बर्थ हुई थी। तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था कार्बोनारी। लेकिन जब इसकी एज 24 थी, इसको एग्जाइल किया जाता है 1831, क्योंकि इसने लिंगोरिया इटली में एक रेवोल्यूशनरी कूप खड़ा किया था, लेकिन उसको वहां पर सप्रेस करके इसको एग्जाइल किया जाता है। ड्यूरिंग एग्जाइल ये कुछ अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाता है, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कुछ अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज बनाता है। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यंग इटली इन मर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो उसके बाद हमने यहां पर पढ़ने हैं कि इन सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए जो यूसुफ मज़ीनी था, ये क्या आइडिया स्प्रेड करता था? ये कहता था कि गॉड ने बनाई हुई है जो नेशंस हैं, ये एक नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है, और कोई भी इनको क्रिएट करने में हमारी रेस्ट्रिक्शन या हमें रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। और जो इटली है जहां का ये ओरिजिनली था, ये चाहता था कि इटली कंटिन्यूअसली बढ़ता नहीं रहेगा डिफरेंट प्रोविंसेस में, और हमने इटली की यूनिफिकेशन करनी है, तभी मुमकिन है कि एक रिपब्लिक को क्रिएट किया जाए। और इसने कहा कि यही यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब होगी, यही कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी लेकर आएगा। लेकिन इसकी जो कंटिन्यूअसली अपोजिशन थी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ, या हम ये कहेंगे इसका जो विजन था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना, इसके जरिए से कंजर्वेटिव रिजीम को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और फाइनली मेटरनिच ने भी इसको कहा था कि एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंजर एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, तो ये जो है यूसुफ मज़ीनी, ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरह से हमने आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इसी तरह से समझा होगा। इससे आगे हम समझते हैं आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।